हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। उस पर दो छोटे छोटे मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन रिव्यू है कि उसको फिर से दोबारा रिलेशन और फंक्शन को फिर से बताया जाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम फिर से उन सब चीज़ों को डील करेंगे, है ना। कुछ अगर दिक्कत रह गया होगा तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। चलिए, तो क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है दोस्त, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शंस। देखिए, इस रिलेशन और फंक्शन नाम से 11th का भी पहला चैप्टर था, तो इसका मतलब है कि कई चीजें 11th की रिपीट होगी यहाँ। तो सबसे पहले 11th की कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, जो सिंबल हम यूज करेंगे या बेसिक्स। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में आपने को ऐसा क्या क्या पढ़ना है जो 11th में था। आपने पढ़ा होगा तो वेरी गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है ग्रुप। सेट बोलते हैं ग्रुप को, समूह को, है ना। कैसा ग्रुप? ऐसा ग्रुप जो वेल डिफाइंड हो। कैसा ग्रुप? ऐसा ग्रुप जो वेल डिफाइंड हो, अच्छे तरीके से डिफाइंड हो। अच्छे तरीके से डिफाइंड का क्या मतलब? कि जिसका मतलब इंडिया में भी वही हो और अमेरिका में भी वही हो, सब जगह उसका डेफिनेशन सेम है। जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बताइए कि नेचुरल नंबर बताइए कि नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, नेचुरल नंबर मतलब द नंबर स्टार्ट्स विद 1, 1 2 3 4 5 6, यही क्या है? नेचुरल नंबर। तो आप कहीं भी चले जाओ, नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है। तो क्या ये सेट है? हाँ सर, ये सेट है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, ग्रुप ऑफ गुड मूवीज। गुड मूवीज, अच्छी मूवी का कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज या ग्रुप ऑफ गुड मूवीज। क्या अच्छी मूवी ये वेल डिफाइंड है? क्या ये सेट हो सकता है? नहीं सर, ग्रुप तो है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छी मूवी का क्या मतलब? मेरे लिए अच्छी मूवी का मतलब एक्शन मूवी हो सकता है, आपके लिए अच्छी मूवी का मतलब लव स्टोरी हो सकती है, किसी को हॉरर मूवी, भूतिया फिल्म अच्छा लगता हो। तो इस तरीके से ये सेट नहीं है। मैथमेटिकली दिस इज नॉट अ सेट। अब सेट को लिखते कैसे हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक के बीच कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, वो सेट है। जैसे मैंने इसको लिखा सेट ए इक्वल टू, नेचुरल नंबर को कैसे लिखूंगा? तो इसको लिखने का तरीका है करली ब्रैकेट। आपको पता है कि ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो ये करली ब्रैकेट है। करली हेयर होता है ना, लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं, लड़कों के भी होते हैं। तो इस करली ब्रैकेट के यानी कि मीडियम ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट रखोगे। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, कहां तक? इंफिनिटी तक। तो यही हो गया सेट, और ये सेट है ही नहीं। ठीक है, सेट को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। कितना एलिमेंट है? करली ब्रैकेट के अंदर में जो मेंबर होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। सो 1 2 3 4 दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोई सेट ए है, ये 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। अच्छा, कितने एलिमेंट है सर? 4। कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। कितना एलिमेंट है? 4 है। क्लियर है? अच्छा, नेचुरल सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन, ये सब 11th क्लास में था, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्त? 2 तरीके से। कैसे? पहला है टेबुलर फॉर्म, टेबुल के फॉर्म में लिख दो। कई लोग इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं कि सर रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का मतलब है एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो ये जो मैंने सेट लिखा है, ये क्या है? टेबल बना हुआ है, टेबल है ना, करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया। सो दिस इज टेबुलर फॉर्म। इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलोगे आप?
सर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, सेट बिल्ड कीजिए। मान लीजिए यही जो नंबर लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसको आप सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? मैं ऐसे लिखूंगा A इक्वल्स, ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म, यही हो गया। इसका एग्जांपल ये लिख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि इसी को आप सेट के फॉर्म में कैसे, स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे। देखो कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सारे एलिमेंट को x मान लीजिए, आप चाहे तो y मान लीजिए, z मान लीजिए। देखो क्या बताया मैंने, सेट को A B, कुछ इसको B भी लिख सकते हो आप, A से लेके Z तक कुछ भी कैपिटल लेटर, और एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स। A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो। एक्स वाई जेड कन्वेंशनल है तो हम x यूज करते हैं जनरली। x सच दैट, ये जो डबल वाला बिंदु है इसका मतलब है सच दैट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीधा हो गया, हो गया बस। या तो आप ऐसे लिखो सेट को, या तो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ये टेबुलर फॉर्म में है नंबर के फॉर्म में, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, खत्म बात। समझ आया आपको? तो सेट को आप ऐसे लिख सकते हो। सेट बेसिकली दो तरीके के होते हैं दोस्त, दो तरीके नहीं, कई तरह के। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्या बताना है? टाइप ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप होते हैं, फटाफट फटाफट थोड़ा सा बता देते हैं। सेट के कितने टाइप्स होते हैं? कई टाइप होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, पहला एम्प्टी सेट, नाम से ही क्लियर है। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो ही ना, खत्म बात। जैसे तो इसको लिखोगे कैसे आप? लिखोगे कैसे? सर देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको जैसे मान लीजिए A इक्वल टू, तो इसको कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट और अंदर में कुछ नहीं है तो खाली, यही हो गया। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है फाय, इसको बोलते हैं फाय। ओ बनाइए, इसको कट लगाइए, ग्रीक सिंबल है ये, जो ग्रीक यूनानी सभ्यता रहा हो, वहीं के शुरुआती मैथमेटिशियन हुए, तो वही सिंबल चल रहा है अभी तक। जैसे एंगल को हम थीटा लिखते हैं, ये फाय है। तो एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट। दूसरा एम्प्टी सेट, कई जगह पर इसी को नल सेट भी लिखते हैं, कई जगह पर इसी को वाइड सेट भी लिखते हैं। तो एक ही मतलब है, नल खाली, वाइड खाली, एम्प्टी सेट खाली, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात आपको? सिंगलटन सेट मतलब जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, रो सेट, रो हो, कॉलम, इस तरीके के नंबर ऑफ सेट हैं। देखिए मान लीजिए कोई सेट A है और उसका एलिमेंट है 2 3 5 7 9, कुछ इस तरह का एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये तो सेट A है और इसमें कितने एलिमेंट सर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितने? 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया आपने, ठीक है। मैं बोलूं क्या ये जो दो है, क्या A का मेंबर है? हाँ है, 2 A का मेंबर है। तो कैसे लिखते हैं? इस ब्रैकेट यहां पे क्या आएगा? 2 बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू, कि ये जो 2 है वो किससे संबंध रखता है? बिलोंग्स टू सेट A, 2 A का मेंबर है। क्या 3 A का मेंबर है? हाँ 3 भी है। 5 A का मेंबर है? हाँ ये भी है। 5 बिलोंग्स टू A, ब्रैकेट नहीं आ गया, हाँ ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप करली ब्रैकेट लगाओगे उसको सबसेट बोलेंगे, अभी मैं बता रहा हूं, इसीलिए ये बताने की जरूरत है। इस सिंबल का मतलब है ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट सेट A का मेंबर है। अब मैं मान लो लिख दो 8, क्या 8 A का मेंबर है? 8 तो है ही ना, तो इसको क्या करोगे आप? कट लगा दोगे। इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू A, 5 बिलोंग्स टू A, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A, जो 8 है वो A में है ही ना। समझ गए बात? अब ये तो हो गया सेट। सबसेट कैसे लिखते हैं? इसको आप लिख सकते हो सेट A इक्वल्स, सबसेट का मतलब, सबसेट ऑफ A का मतलब, सबसेट का मतलब ये हुआ कि
ये जितने एलिमेंट हैं उसको अलग अलग कैसे लिखा जा सकता है। ये सेट है, इसको कितने पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है बताइए, कितने तरीके से बताइए। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर एक तो ऐसा सेट बना लीजिए जिसमें कोई मेंबर ही ना हो। बिल्कुल, तो या तो एक एलिमेंट तो हो गया 5, दूसरा बताओ सर, दूसरा 2 अकेला रह जाए, 3 अकेला रह जाए, थोड़ा छोटा कर देते ना, बहुत हो जाएगा नहीं तो 5 अकेला हो जाए, हो गया अकेला अकेला। अब सर 2 3 एक साथ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 3 एक साथ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 और 5 एक साथ आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और 2 और 5 आ जाए, 2 एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं इस बार। और आखिरी में क्या कि 3 एक साथ आ जाए, 2 3 5। तो आप ही बताइए कितने सबसेट हो गए, काउंट करिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना सर 8। कैसे 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 याद रखना है आपको, जब भी नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आए, मान लीजिए एमसीक्यू में आया कि कोई भी सेट दिया हुआ है उसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 के ऊपर में पावर कर दीजिए जितना एलिमेंट हो। बताइए तो यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट था सर 3, तो 2 पे पावर कितना 3, 2 पे पावर 3 मतलब 2 3 बार गुना है, 2 2 जा 4 2 जा 8। इतना गुना भाग तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख लीजिए, टेबल लेवल है कि नहीं। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना 8। आपने ऐसे भी कैलकुलेट करके देख लिया कि ये 8, तो बिना इसको कैलकुलेट किए डायरेक्ट एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। उस सेट में जितने एलिमेंट है उसको 2 का पावर कर दीजिए तो नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या एम्प्टी सेट, ये जो 5 है, 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, क्या ये भी सबसेट होता है? बिल्कुल सेट अब सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन बताइए, मैंने लिखा 2 और यहां ब्रैकेट छोड़ता हूं और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस सिंबल का और इस सिंबल का कहां यूज करेंगे। ये सिंबल का मतलब हुआ बिलोंग्स टू, अभी पीछे बताया था मैंने, और इस सिंबल का मतलब है सबसेट, सबसेट। ठीक है, अब बताइए इन दोनों सिंबल को आप कहां कहां यूज करोगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, 2 ब्रैकेट यहां पर ए, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 ब्रैकेट ए। क्वेश्चन नंबर 3 है करली ब्रैकेट के अंदर 2 डैश सेट ए। क्वेश्चन नंबर 4 5 डैश ए। ठीक है, चलिए बताइए तो कौन सा क्या क्या कौन सा सिंबल यूज करोगे दोनों में। मैंने क्या बताया, अगर बिना करली ब्रैकेट के आप एलिमेंट लिखते हो तो ये इसमें क्या साइन आएगा, बिलोंग्स टू है। 4 4 है ही नहीं तो 4 नॉट बिलोंग्स टू है। अब बताइए करली ब्रैकेट आ गया, देखिए दोनों में अंतर है। करली ब्रैकेट नहीं रहे तो ये एलिमेंट है और करली ब्रैकेट रहे तो ये सबसेट है। क्या समझ आया? सो करली ब्रैकेट के अंदर 2 दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट है। क्या सबसेट नहीं है? 5 क्या है? 5 एलिमेंट आएगा। आप बोलोगे सर करली ब्रैकेट नहीं है तो एलिमेंट हुआ, नहीं, यहां 5 में 5 या करली ब्रैकेट खाली रहे या 5, ये दोनों सबसेट है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि करली ब्रैकेट नहीं है तो ये सिंबल यूज करना चाहिए, नहीं। 5 के केस में आप याद रखिए कि 5 में करली ब्रैकेट नहीं होता, वो तो अकेला खाली आदमी है, तो दिस इज द सबसेट। ठीक है, नॉट एलिमेंट, याद रखेंगे आप। तो ये सब 11th क्लास में था, ये बेसिक बात है। और कुछ करें? चलिए, अच्छा इस सिंबल का क्या मतलब है? ये जो आप बोलोगे सर ए तो ऐसे होता है, आपने उल्टा ए कर दिया। हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका भी मतलब है बिलोंग्स टू या फॉर ऑल। इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल मतलब कि इस सेट के सारे मेंबर, अभी मैं बताऊंगा इसका, अभी तब तक आप मतलब समझ जाइए कि इसका मतलब फॉर ऑल, सबके लिए। चलिए ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक बात सेट का। चूंकि हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो इसीलिए सेट, सबसेट, बिलोंग्स टू, ये सारा सिंबल यूज होगा, तो जरूरी है कि आपको ये सब चीज पता हो। ठीक है,
अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए मैंने एक सेट बनाया, सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक मैंने सेट बनाया बी, इसमें एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। ये सेट है और ये भी सेट है, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बना लिया डायग्राम। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना सर? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसमें कितने मेंबर है सर? 3 मेंबर, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताओ कि सेट ए और बी आपस में कितने तरीके से रिलेट हो सकते हैं? सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कितने तरीके से जुड़ सकता है? इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और इसी को कैसे लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी। एक ही बात है, ए क्रॉस बी लिखो या इसी को बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, एक ही बात है। क्या मतलब कार्टेशियन का सर? कार्टेशियन का मतलब कि ए बी से कितने तरीके से जुड़ सकता है। देखिए ये 1 4 के साथ भी अटैच हो सकता है, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। तो क्या लिखोगे आप? 1 4 के साथ भी जा सकता है, 1 5 के साथ भी, 1 6 के साथ भी। 2 के बारे में क्या ख्याल है सर? 2 के बारे में भी यही ख्याल है कि 2 भी तीनों के साथ जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3, ये भी तीनों के साथ जा सकता है ना। तो 3 के बारे में भी लिख देते हैं 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 भी जा सकता है, तो 4 के बारे में भी अपन यही लिख देते हैं कि सर 4 4 4 5 के साथ और 4 6 के साथ। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा जो मैंने पहला एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4, आपको 2 एलिमेंट दिख रहे हैं ना? आपको इस हर पेयर में 2, पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़े में कितने लोग शामिल होते हैं? कई बार अच्छे जैसे शादीशुदा लोग हैं या 2 लड़के लड़की जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना वाह नाइस कपल। कपल मतलब 2, पेयर मतलब 2, जोड़ा। तो पहले एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? x। पहला सेट को x मान लीजिए, दूसरे सेट को y मान लीजिए। आगे बताएंगे क्या मतलब है, बस सिंबल है। तो जो पहला एलिमेंट है उसको x बोलते हैं, अगले वाले को y बोलते हैं। आप ए भी कह सकते हैं। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि हर पेयर में 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जो वेल डिफाइंड हो, सही तरीके से ऑर्डर्ड हो, मतलब अच्छे तरीके से डिफाइंड हो। ऐसा आपको पता ही है कि हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x होता है और जो अगला कोऑर्डिनेट है वो y होता है। 10th क्लास में आपने सीखा था ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस ग्राफ पर अगर कहीं आपको इस पॉइंट को प्लॉट करना हो तो पहली वैल्यू x लिखते हैं, दूसरी y लिखते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आप इस पॉइंट P को कैसे लिखोगे? पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू, है ना। पहले x दूसरा y। तो इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि हमेशा ऑर्डर में लिखिए, पहले x फिर y, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर बोलना चाहें तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट A है, जो अगला एलिमेंट है 4 5 6 वो सेट B है। ये भी ऑर्डर में है। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट कि सेट ए सेट बी में कितने तरीके से जुड़ सकता है। कितने तरीके से जुड़ा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बिना कैलकुलेट किए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हुए, कितने एलिमेंट? तो आपने बोला 12। क्या ये कैलकुलेट करने की जरूरत है? इस तरह से आगे से नहीं जरूरत है, वो तो मैंने शुरुआत में बताया आपको। तो क्या करें सर? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 3, 4 दिया 12। आपको ऐसे भी 12 एलिमेंट मिला, आपको ऐसे भी पता है। वाह अच्छी बात है ना। अब ये सब चीजें हो गई, अब हम आ जाते हैं अपने 12वीं के टॉपिक पर। अभी हम 12वीं पर आए ही नहीं। अच्छा सर तभी से आप बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहा, ये 11वीं में ये सारी चीजें आपको पढ़नी थी, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़नी पड़ेगी आपको। समझ में आया होगा बेसिक चीज।
ठीक है, देखिए ये तो मैं 11वीं 12वीं का मैथ्स पहले कवर कर रहा हूं। अगर मैं आईआईटी के मैथ्स को कवर करूं तो आपको 15 से 20 लेक्चर में मैं केवल बेसिक बताऊंगा, जब हम सिलेबस भी शुरू नहीं करेंगे। और आप बोलो कि 15 लेक्चर हो गए, 15 घंटे पढ़ा भी दिए और सिलेबस ही शुरू नहीं हुआ। तो सिलेबस ऐसा है कि बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, बेसिक्स चीज आनी चाहिए आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे नीचे जाके अगर बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने बता दी कि ये सब चीज 11th में था, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छे लोग हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा। ये आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है। चलिए अब 12वीं के सिलेबस पर आ जाते हैं। फिर आईआईटी का भी क्वेश्चन देख लेंगे कि आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। चलिए वो भी करवाएंगे, चिंता मत करिए। पहले पढ़ना है अपने को रिलेशन। सर क्या होता है रिलेशन? रिलेशन मतलब होता है रिश्ते। कई लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते तो नीचे लिखते हैं अपने बायो, अपने बायोग्राफी में क्या लिखते हो आप, बायो में, अपने प्रोफाइल में रिलेशन, रिलेशनशिप क्या लिखते हैं, इन रिलेशनशिप, रिश्ते में है किसके साथ, झिंगुर के साथ। जैसा तुम्हारा मूड होगा वैसे ही रहोगे ना किसी के साथ। तो इन रिलेशनशिप, कोई लिखता है कॉम्प्लिकेटेड, कोई लिख रहा है सिंगल। तो रिलेशनशिप का मतलब किसी के साथ आप बातचीत में है, रिलेशन में। रिलेशन मतलब रिश्ते। तो मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे, सेट ए के, जैसे जो अभी मैंने बताया। बेसिक डेफिनेशन ये है कि दो सेट मान लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी, अभी मैंने बताया था एम्प्टी मतलब खाली, कोई एलिमेंट नहीं। अभी बताया ना कि एम्प्टी सेट कैसे लिखोगे, खाली करली ब्रैकेट, या इसी को कैसे लिखोगे आप, फाइ से, है ना। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, तो आप बोलोगे द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए क्रॉस बी। लिख दो सीधा। रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, सीधा, अभी पीछे बताया, इसीलिए बताया था वहां कि क्या बताया मैंने कि दो सेट मान लीजिए नॉन एम्प्टी, मान लेता हूं ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी, और मैंने सेट बी मान ली, इसमें एलिमेंट है डी और ई, ठीक है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है। कह रहा है कि ए और बी में रिलेशन तब माना जाएगा जब ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना, सर 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना, सर 1 और 2, 2 हो गए। तो अभी बताया मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना, ए क्रॉस बी का क्या मतलब कि ए बी के साथ कितने तरीके से अटैच हो सकता है, बता ही दे क्या फिर से, चलिए फटाफट एक बार बता ही देते हैं आपको, ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। बताइए करली ब्रैकेट के अंदर बताइए, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पीछे पलट के देखिए, अभी बताया मैंने ए बी के साथ कितने तरीके से अटैच हो सकता है। देखिए ए डी के साथ जाएगा, ए ई के साथ जाएगा, तो सर ए डी के साथ भी गया, ए ई के साथ भी गया, ठीक है। बी भी इसी तरीके से दोनों के साथ जाएगा, है ना, दोनों के साथ। तो आप लिखोगे सर बी डी और बी ई। इसी तरीके से सी भी दोनों के साथ जाएगा, तो आप लिखोगे सी डी और सी ई, करली ब्रैकेट। कितने एलिमेंट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 2 3 4 5 6। और मैंने भी पीछे बताया कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कितने एलिमेंट इसमें, सर 3। बी में कितने एलिमेंट, सर 2, 3 2 6। यहां से भी 6 पता चल रहा है, यहां से भी 6 पता चल रहा है, खत्म बात। अब तो सर रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन का मतलब ये हुआ दोस्त कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ कितने तरीके से अटैच हैं, 6 तरीके से। तो ये 6 तरह के पॉसिबल रिलेशन है।
ये जो 6 आपने ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, यही पॉसिबल रिलेशन है। यही क्या है? पॉसिबल रिलेशन है। पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यही 6 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन सर ऐसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। छोटा कर दें क्या? छोटा कर देते हैं ना, 1 3 5, ठीक है। नहीं, पूरा ही लिख देते हैं 1 2 3 4। सर ए का ए के साथ ही रिलेशन बताइए। तो 2 सेट मैंने माना और दोनों सेम है मान लीजिए, है ना। इसको भी 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है सर, तो कितने तरीके के रिलेशन हो सकते हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 4 क्योंकि दोनों सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना? कार्टेशियन प्रोडक्ट सर 4 गुना 4, अभी बताया मैंने। 4 इंटू 4 कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है? 16 तरह के रिलेशन पॉसिबल हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से एक कंडीशन दे देगा कि नहीं भैया, ये 16 पॉसिबल है, लेकिन मुझे वो रिलेशन बताओ जो इसको सेटिस्फाई करता हो। क्या सेटिस्फाई करता हो? 3x माइनस वाई बराबर 0। ये रिलेशन गिवन है। मतलब ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 16 हो सकते थे, लेकिन उसमें से वो रिलेशन ढूंढ के बताओ, इस 16 तरह के जो रिश्ते हो सकते थे उसमें से वो रिश्ता ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन गिवन है ना। तो अभी मैंने बताया x कौन होता है? पहला एलिमेंट यानी कि सेट ए, इसको x माना जाना चाहिए, और जो अगला एलिमेंट है उसको y माना जाता है। अभी बताया था ना मैंने ग्राफ में आपको कि जब भी किसी पॉइंट पर ये x एक्सिस ये y एक्सिस, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हो आप? सर पहले x फिर y। तो जब भी 2 एलिमेंट साथ में दिखे इसका मतलब पहला x है दूसरा y है। तो सेट A x है, सेट A y है। समझ गए? अब आप ही बताइए कि x की पहली वैल्यू क्या होगी? 1। चलिए ले लेते हैं अपने मन से। x की वैल्यू कितनी ले लें? 1। तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 ली तो ये जो r दिया हुआ है 3x माइनस 1, ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 3 इंटू 1। x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा ना भाई, तो 3 इंटू 1 3। अब बताइए 3 में से क्या घटाया जाए कि 0 हो जाए? 3 में से 3 घटाओगे तभी तो 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी? 1। तो y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 3। तो पहला रिलेशन कौन हो गया? 1 3। दूसरा देखिए, अब मैं x की वैल्यू 2 मान लेता हूं तो हो जाएगा 3 इंटू x की जगह क्या रखूं? 2 में से क्या घटाया जाए कि 0? तो 3 2 जो 6, 6 में से क्या घटाएं? 0 6। तो जब x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर? 6 आनी चाहिए। क्या y के सेट इस दूसरे सेट में 6 है? नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू तो लेनी ही नहीं अपने को, 2 और 6। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा? केवल एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। कौन सा सर? 1 और 3। ये रिलेशन हो गया। तो इस 16 तरह के जो रिलेशन पॉसिबल थे उसमें से कितने रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? केवल एक। सो दिस इज द आंसर। खत्म बात। क्या आसान है? आसान है। और क्वेश्चन कर ले। चलिए और बताते हैं आपको, थोड़ा सा और बताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए फटाफट 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 इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। समझिए ध्यान से, एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सारी चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन। और जब आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल सॉल्व करोगे ना तो सारे क्वेश्चन लगेंगे। अरिहंत सीरीज भी बनाएंगे, टीएमएच की बुक बनाओगे तब भी फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं, नंबर ही ले लेते हैं, है ना, 2 3 4 5। और एक सेट है सी, इसमें मैंने ले लिया 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4 हैं सर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी कितना सर? 1 2 3 3 है। तो बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी, सॉरी
आदत हो गया ये भी लिखने का। तो बी क्रॉस सी, यानी कि बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट के साथ कितने तरीके से अटैच हो सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर हो सकते हैं, क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ सेट बी इंटू नंबर ऑफ सेट सी। कितना, 4 गुना 3, 4 तिया 12। कितने तरीके के रिलेशन पॉसिबल है, 12 पॉसिबल रिलेशन है। लेकिन मान लीजिए शर्त दिया हो, रिलेशन दिया है कि सर जो एक्स वाई है, पहले एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, दूसरे को वाई बोलते हैं, बताया मैंने अभी। और मान लीजिए कि यहां पर अगर ए बी लिखा रहता, ए बी, तो आप पहले को ए मान लेते, दूसरे को बी मान लेते। पता ही है आपको, पहला एलिमेंट सेट ए, दूसरा एलिमेंट सेट बी, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई है, ठीक है, समझाने के लिए एक्स और वाई है। शर्त क्या है, देखिए ये तो आपको पता चल गया कि 12 तरीके का रिलेशन पॉसिबल है। कितना, 12। बता दे क्या, कैसे 12, अभी बताया तो पीछे कि इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बी कितने तरीके से सी के साथ अटैच है, तो 2 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो ऐसे लिखना है 2 4 2 5 2 6, ठीक है। ऐसे ही 3 4 5, तो आप करोगे टोटल तो कितने हो जाएंगे, 3 4 12, टोटल 12 एलिमेंट, 12 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। तो 12 तरीके के रिलेशन पॉसिबल हैं, लेकिन वो रिलेशन बताइए जो इस शर्त को पूरा करता हो। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। क्या है, शर्त है कि x प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन ए। मैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा शर्त देता हूं कि वो रिलेशन ढूंढिए सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 0। ये 2 शर्त है। अब इस 12 रिलेशन में मुझे इन 12 में से ढूंढ के बताओ कि कौन कौन रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए पहले ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से, इसमें आप b के किसी भी एलिमेंट को c के साथ अटैच कीजिए, 2 4 2 5 2 6। पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है, अभी बताया मैंने, पहला x दूसरा y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। 2 जोड़ 4 6, इसको ऐड करो 6, ग्रेटर देन 0 है, सही है। दोनों को जोड़ो 7, ग्रेटर देन 0 है, ये भी सही है। 2 6 8 हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 है। यानी कि आप इन 12 में से कोई भी रिलेशन लोगे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू वो सारी एलिमेंट हो जाएगी, यानी कि कितने तरह के रिलेशन हो जाएंगे, इसका आंसर सारे 12, जितने 12 एलिमेंट है ना, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। 3 4 3 5 3 6, मतलब ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, इसी तरह से 4 और 5, तो 3 5 3 6, इस तरीके से आप नीचे लिखते चले जाओगे। तो ये सारा ही रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 12 रिलेशन पॉसिबल थे, वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सारे आंसर हो गए। बी नंबर बताइए, बी नंबर बताइए। 2 मिनट का पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं तब तक टहल लेता हूं थोड़ा। चलिए 3 गिनता हूं मैं, 1 2 3, बना दिया होगा आपने। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कितने तरीके के रिलेशन पॉसिबल है। क्या कह रहा है कि x प्लस वाई, ये जो 12 तरह के आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, 12 तरीके का रिलेशन हो सकता है। उसमें वैसा रिलेशन ढूंढो जो जिसमें x प्लस वाई ऑलवेज लेस देन 0। आप देख ही रहे हैं कि दोनों एलिमेंट x y को आप जोड़ोगे तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या 0 से छोटा हो सकता है? 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव होना। 0 के आप आगे जाओगे तो +1 +2 और पीछे जाओगे तो -1 -2। तो 0 से छोटे का मतलब है कि माइनस माना चाहिए। तो क्या किसी भी 2 एलिमेंट को जोड़ने पे 0 से छोटा होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या समझ आया? क्या इस सिंबल का कहां यूज होगा? हाँ सर, ये एम्प्टी सेट है, फाई है, ऐसा समझ, खाली है। तो इसका मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। यानी कि 12 तरीके के जो पॉसिबल रिलेशन थे उसमें एक भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो फाई इज द आंसर। अब आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, रिलेशन के टाइप्स को देख लेते हैं कि कितने तरीके के रिलेशन हमको पढ़ने हैं।
बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम ही पढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा कहाँ पढ़ते हैं भाई। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले तो दो तरीके का रिलेशन पढ़ना है, एक को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, वहां सेट में भी पढ़ा था हमने एम्प्टी सेट, यहां पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन का मतलब कि आप दो सेट लोगे ए और बी, और सेट ए और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ कितने तरीके से अटैच है, यही होता है रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब नहीं अटैच, अभी बताया था, एम्प्टी आया था ना आंसर, नहीं आया था भाई, अभी बताया नहीं कि एक सेट मैंने ए ले लिया था 2 3 4, मैंने सेट बी ले ली 5 6 7, और मैंने बताया कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आपने बताया कि सर 2 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 3 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 4 5 4 6 4 7, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है सर 3 into 3 यानी कि 9। कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है। और मान लीजिए कि शर्त ये दे रखा हो कि एक्स वाई इस तरह से होना चाहिए, सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 0। अभी मैंने बताया ना कि दोनों का ये आपस में जिस तरीके से अटैच हो सकता है, कितने तरीके से, 9 तरीके से। तो इन 9 में से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि दो एलिमेंट को आप जोड़ोगे एक्स और वाई को, इसको एक्स मानते हैं इसको वाई, तो किसी भी दो एलिमेंट को आप जोड़ के देखिए क्या वो 0 से छोटा यानी कि माइनस में हो रहा है, नहीं, कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस तरह का रिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब कि दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, एम्प्टी रिलेशन तब माना जाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज अटैच्ड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ अटैच नहीं है अटैच, इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू वाई के साथ इस तरह से अटैच नहीं है कि दोनों का जोड़ जो है 0 से छोटा हो, नहीं है ना, तो सो दिस इज एम्प्टी रिलेशन। वही इसको 5 से लिखते हैं। दूसरा रिलेशन का नाम है दोस्त यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें एग्जांपल में ये लिख लीजिएगा यूनिवर्सल, ये भी मैंने अभी बता दिया पीछे। आप बोलोगे अच्छा सर आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपने पहले सिखा दिया और आप नाम अब दे रहे हो, हाँ बहुत अच्छे बच्चे। और मान लीजिए कि यही शर्त रहता कि दिस इज ग्रेटर देन 0, तब सर ए और बी आपस में 9 तरीके से अटैच हो सकते हैं, तो पॉसिबल रिलेशन कितना सर 9 तरीके का रिलेशन हो सकता है। लेकिन ऐसे कितने रिलेशन है, इन 9 में से ऐसे कितने रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x और y के एलिमेंट को आपस में जोड़ा जाए तो वो हमेशा 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव, ऐसा तो हमेशा होगा। 2 5 7, 2 6 8, 2 7 9, 3 5 8, 3 6 9, 3 7 10, 5 4 9, सॉरी 4 5 9, 4 6 10, 4 7 11, तो जितना दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि 9 तरीके का रिलेशन इसका आंसर होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये सब 2 5 2 6 2 7, इसी तरीके से आप 3 के बारे में भी लिखोगे 3 5 3 6 3 7, और इसी तरीके से आप 4 के बारे में भी लिखोगे 4 5 4 6 4 7। तो इसका मतलब देखिए इन सब में से आप 1 2 3 3 3 6 3 9 तरीके के रिलेशन में कोई भी रिलेशन उठा कर देख लीजिए, दोनों का जोड़ हमेशा 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट उतने ही रिलेशन, सबने कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। समझ गए, सारा रिलेशन इस शर्त को मान रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रहे तो इसको बोलते हैं ट्रैवल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सर, ट्रैवल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी ट्रैवल सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली क्या करना अपने को सर, एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रिलेशन चेक करने हैं। इजी है, एम्प्टी मतलब खाली, यूनिवर्सल मतलब सब। यूनिवर्स बोलते हैं ना इस जहां हम लोग रह रहे हैं, ये यूनिवर्स है। बीच में सूरज है, सन है, सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सारा। तो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जो
मतलब इस तरह के रिलेशन जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सारे लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दिस इज यूनिवर्सल। ठीक है, 3 तरीके के और सेट होते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी से। फंक्शन आज छोड़ देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज आपको मजा आ रहा होगा थोड़ा ना, पिछली वीडियो में जो कमी रह गई थी ना उसको ठीक कर लेते हैं आज। देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, आपको पता ही होगा। उन्होंने जीएसटी लागू किया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और राहुल गांधी इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते, ये क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स। एनीवे, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया, हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हम आरएसटी लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे दोस्त? सर आरएसटी। तो आप बोलोगे आप भी सरकार हो रहे हैं क्या? नहीं, सरकार नहीं हो रहे, हम लोग सरकार के भाग हैं, है ना। तो 3 तरीके का रिलेशन है, आप याद रखोगे। जीएसटी की जगह पर हमने क्या ले लिया? आरएसटी। जी को आर से रिप्लेस कर दिया, एसटी तो है आरएसटी। सर आर मतलब सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके पहले क्या बताया? एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन। 3 और तरीके के रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये तीनों जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज। कोई भी फंक्शन गिवन है या कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों है तो इसको बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करिए, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू प्रूफ आइदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। अगर ये तीनों है तो इक्विवेलेंस है, नहीं है तो नहीं है, सीधी बात। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब माना जाएगा दोस्त? फिर से वही बात, मैंने लिया सेट ए, मैंने लिया सेट बी, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने लिखा 4 5 6। ठीक बात है? ठीक बात है? नहीं ठीक है सर, इसको भी आप 1 2 3 ही लो, तब मजा आएगा मुझे। 1 2 3, चलिए 1 2 3 ले लिया। अब आप खुश सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब माना जाएगा, पहले रिलेशन बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना? सर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना? सर 3। ये भी 3। कितने तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है? सर कितने तरीके का? 3 into 3। सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 हो सकते हैं। कितने तरीके से अटैच हो सकता है आपस में? 9। कितने रिलेशन हो सकते हैं? 9 पॉसिबल रिलेशन। शर्त दिया होगा तो चीजें बदल जाएगी। तो 9 तरीके का रिलेशन पॉसिबल है। इसमें आप मुझे यही बता दो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो 9 होंगे वो कौन कौन से होंगे? लिख देते हैं। 1 1 के साथ अटैच, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। तो मैं लिख देता हूं 1 1 1 2 1 3। ठीक है, इसी तरीके से 2 अटैच हो जाएगा तीनों के साथ, तो मैं लिख देता हूं 2 1 2 2 2 3। इसी तरीके से 3 अटैच होगा तो मैं लिख देता हूं 3 1 3 2 3 3। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। 3 3 6 3 9, देखो 9 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब हमको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। मैंने क्या बताया? पहली एलिमेंट को आप x मानते हैं, y दूसरे को y। यहां पर मैं पहले को a मान लेता हूं, दूसरे को b मान लेता हूं। क्या दिक्कत है? आप कुछ भी मान लीजिए स्मॉल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर में मानते हैं, एलिमेंट को स्मॉल लेटर में। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब माना जाएगा इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल। वहां बताया था ना, इसका मतलब बताऊंगा मैं। ये जो a है ये क्या है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको भी सेट, चूंकि सेमी सेट है तो b नाम क्यों दे, a ही दे देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब माना जाएगा तब ये जो जितने तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, यानी कि जितने तरीके के रिलेशन है, उसके x और y यानी कि दोनों वैल्यू सेम हो। बताइए, ये जो 9 तरीके का पॉसिबल रिलेशन है, इसमें कोई ऐसा पेयर है जिसका दोनों वैल्यू सेम हो? हाँ सर, 1 1 है सर, 2 2 भी है सर, 3 3 भी है, आहा 3 3। इसका मतलब आप लिखोगे एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। ये जो तीनों एलिमेंट हैं
ये जो तीनों है ये कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है सर? 9 तरीके का। इसको आर भी लिख सकते हैं, रिलेशन। कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है? 9। क्या उसमें 1 1 2 2 3 3 है सर। तो शर्त यही तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? जैसा है वैसा है। देखना शीशे में आप अपना मुंह देख रहे हैं तो मुंह सुअर जैसा है तो इमेज कैसा दिखेगा? सुअर की तरह। अच्छा मुंह है तो सुअर भी अच्छा होता है, क्यूट होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि उसके एक्स और वाई दोनों एलिमेंट सेम होंगे। क्या ऐसा रिलेशन है सर? ऐसा 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आपको जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आपको यही देखना है कि दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन बताइए। सिमेट्रिक तब माना जाएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर रिश्ते में है तो इसका उल्टा बी ए भी रिश्ता में होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, तब बोला जाएगा कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्री मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, क्या ए, तो बीच में से एक लाइन खींच लो इस तरह, आईना रख दो। क्या इधर का पार्ट इधर के पार्ट के बराबर है? इसको आप पलट दोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक लाइन हो गया। पढ़ते हो ना आप सिमेट्रिक लाइन। जैसे ये स्क्वायर है, ये सिमेट्रिक लाइन है, इसको काट के पलट दो। ये सिमेट्रिक लाइन है, ऊपर काट के पलट दो। ये सिमेट्रिक लाइन है, इधर काट दो पलट दो, है ना। ये सिमेट्रिक लाइन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन तब माना जाएगा जब पलट देने पर भी वैल्यू सेम हो। यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 ले ली मैंने, मान लीजिए कि 1 2 अगर रिलेशन में है, क्या 1 2 है 1 2 है, तो अगर 1 2 है तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा 2 1। तो 1 2 है तो क्या 2 1 भी है? हाँ सर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। अगर एज 1 2 एंड 2 1, अगर 1 2 है और 2 1 भी है तो क्या माना जाएगा कि ये सिमेट्री है। सिमेट्री हो गया ना, पलट दिया आपने तो सिमेट्रिक हो गया। इसको पलट देने पर 1 2 है, एक्स वाई को पलट के वाई एक्स कर दिया, तो 1 2 है तो 2 1 भी इसमें है। हाँ है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? सिमेट्रिक। और ढूंढो 1 3 है तो क्या 3 1 है? हाँ है सर। तो 1 एज आप लिखोगे एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन। और ढूंढो, और ढूंढते हैं 2 1 है तो 1 2 भी है, 2 3 है तो क्या 3 2 है? 2 3 एज 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 है तो इसका सिमेट्रिक, इसको पलट के कैसा हो जाएगा? 3 2 2 3 3 2 बन जाएगा। हाँ सर 3 2 भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ गए आप? इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए कि ट्रांजिटिव आप किसको मानोगे? ट्रांजिटिव तब मानेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होगा। मतलब ए है, बी है, सी है, ए भी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में माना जाना चाहिए। ऐसा ढूंढना है आपको। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, देखिए एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 हो गया। अब है बी, ए बी बी सी, ये बी तो सेम है ना भाई, यानी कि 2 है तो अगला एलिमेंट 2 होना चाहिए। देखिए 1 2 रिलेशन में है और 2 3 भी रिलेशन में है, 1 2 भी है 2 3 भी है, तो 1 2 इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो ये बी और ये सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो अगर ए बी रिलेशन में है, हाँ है, बी सी रिलेशन में है 2 3, हाँ सर ये भी है, तो ए सी कौन है? ए सी कौन है? ए हो गया 1 और सी कौन हो गया 3। क्या 1 3 रिलेशन में है? ढूंढो। हाँ सर ये भी है, ये भी है। इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। नहीं समझ आया? रिफ्लेक्सिव में क्या? रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम, एक्स वाई दोनों सेम सेम हो, इसमें तो कुछ बुद्धि नहीं लगाना। सिमेट्री मतलब पलट के सेम हो जाए, 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2, तो पलट करके अगर रिलेशन में हो तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। ट्रांजिटिव में ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में माना जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? यस सर है, क्योंकि ये आरएसटी है, जीएसटी का भाई, जो मोदी सरकार ने लागू किया जीएसटी, उसका भाई पढ़ रहे हैं आरएसटी,
याद रखिएगा, ये मैंने थ्योरी इजाद की है, RST। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो आप क्या बोलोगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, लिख लीजिएगा इसको, ये समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि रिलेशन गिवन है सच दैट, जो हम x1 लिखते थे ना वहां L1 L2 लिखा है, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऐसा शर्त है। तो बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम पहले को x बोलते हैं, दूसरे को y, सीधी बात, पहले को x दूसरे को y, इसने L1 L2 बोला, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल लो। चलो क्या चेक करना है पहले, रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो चेक करना है उसके लिए चेक करिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या जानते हैं आप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जानते हैं कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A इज द मेंबर ऑफ सेट A। ये लिखा है ना मैंने कि रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम, ये जो रिलेशन है उसमें सेम सेम, यानी कि जो अगर आप A के जगह L1 लेते हो तो एक दूसरा भी वैल्यू क्या लो, L1 ही, सेम सेम। अब आप ही बताओ क्या L1 शर्त क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है। ये मैंने L1 ड्रॉ कर दी तो L1 दोबारा ड्रॉ करूं तो ऐसा ही होगा ना भाई, परपेंडिकुलर का मतलब तो होता है कि 90 डिग्री बन रहा है। क्या कोई लाइन खुद पे 90 डिग्री हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप लिखोगे एज L1 नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर, ए का क्या मतलब है, रिफ्लेक्स मतलब सेम सेम। तो दोनों एलिमेंट L1 लिया आपने तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, ऐसा तो कभी L1 सॉरी जब आप यहां L1 लोगे तो ये भी L1 लोगे, सेम सेम। रिफ्लेक्सिव का मतलब तो सेम सेम ना, सेम सेम एलिमेंट। तो L1 क्या L1 पर ही परपेंडिकुलर होगा, कैसे होगा, L1 ये लाइन है, मेरा हाथ L1 है और ये तो ये दूसरा लाइन L2 हो गया ना भाई। L1 खुद पर ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, L1 है, दूसरा L1 ड्रॉ करोगे तब भी ऐसा ही आएगा, है ना। तो कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ नहीं हुआ, सीधा। तो आप लिखोगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, खत्म हो गया बात। सिमेट्रिक चेक कर लीजिए, सिमेट्रिक मिटाते हैं इसको, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, देखिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया कि AB बिलोंग्स, सिमेट्री मतलब पलट जाए, तो AB बिलोंग्स टू R देन उल्टा इसका BA भी मेंबर होना चाहिए। अब बताइए यहां गिवन एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दिया कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब आप ही बताइए ये L1 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R, नहीं हो गया ना शर्त पूरा। AB अगर R का रिलेशन में है तो BA भी रिलेशन में होना चाहिए। तो L1 L2 रिलेशन में है तो L2 L1 भी रिलेशन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर परपेंडिकुलर हो सकता है। इसका मतलब रिलेशन सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं था लेकिन सिमेट्रिक है, समझ गए। अब तीसरा चेक कर लेते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजिटिव बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट सही से लिखने आने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब क्या बताया, ट्रांजिटिव ये याद रहना चाहिए आपको। ट्रांजिटिव ये लिखा है मैंने, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R बाबू। अगर AB रिलेशन में है, BC है तो AC भी होगा, अभी बताया था ना, ABC, AB है BC है तो AC भी होगा। चेक करते हैं
क्या मतलब ए बी मतलब L1 L2, तो एज L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक बात है, एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या L मतलब ये AB हो गया, ये BC हो गया, तो क्या AC, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको B, इसको C, B तो सेम होगा ना भाई दोनों जगह, तो AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, तो क्या AC भी रिलेशन में होना चाहिए, L1 L3 के परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो L1 है L3 के परपेंडिकुलर है नहीं, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, ट्रेन की पटरी की तरह, जैसे बोर्ड है, पैरेलल, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ, तो लिखेंगे एज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर टू L3, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्या है, केवल सिमेट्रिक है। आपको समझ में आया होगा अब? हाँ सर समझ में आया मुझे, और क्वेश्चन करवाएं? चलिए अब आपको समझ में आया होगा, तो आप इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए, कल हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे और रिलेशन के कुछ क्वेश्चन को भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।